The moving speed of per hour. The table ये इसका फॉर्मूला है ना? मैं लिखवा दूंगा तुमको। हाँ, नहीं करवाया। न्यूमेरिकल आखिरी में करेंगे। चलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शुभन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अब अपन बात करते हैं, टिलेज पढ़ा था अपन ने कल, है ना? ये इसमें क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? तो वीडियो चल रहा है क्या? ये कहाँ से आया? नहीं, पेन ड्राइव में नहीं है। अच्छा, तो टिलेज वाला तो अपना कंप्लीट हो गया। अब इम्प्लीमेंट वाला अपना थोड़ा सा देखना है ना? इम्प्लीमेंट में अपन सबसे पहले तो एक तो कंट्री प्लव देख लेते हैं, फिर एक एमबी प्लव देख लेते हैं, एक डिस्क प्लव देख लेते हैं और एक हैरो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया। मिनिमम टिलेज तक हो गया अपना, है ना? फिर यह लिखा पार्ट्स ऑफ एमबी प्लव, तो अपन पहले कंट्री प्लव देख लेते हैं, फिर एमबी प्लव देख लेते हैं। सबसे पुराना इम्प्लीमेंट कौन सा है अपने इंडिया में? कंट्री प्लव, है ना? कंट्री प्लव काय का बना होता है? लकड़ी का। इसलिए इसको वुडन प्लव भी कहते हैं और इंडिजिनस प्लव भी कहते हैं। अब पूरा कंट्री प्लव जो है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, पर उसमें जो शेयर होता है वो वाला पार्ट जो होता है वो स्टील का बना होता है ना? या तो शॉर्ट सेंटर स्टील का या तो कास्ट आयरन का, है ना? दूसरा पार्ट है, इसको हम कहते हैं बीम। ये 2 से 3 मीटर लंबा लकड़ी का एक टुकड़ा होता है ना? जो इस प्लव को ड्राफ्ट बार किसको कहते हैं अपन? जूड़े को, जो बैलों के कंधे पर रखा रहता है उसको क्या कहते हैं? ड्राफ्ट बार या जूड़ा। तो इस जूड़े से जोड़ने वाला भाग कौन सा है? बीम, है ना? तीसरा पार्ट होता है फ्रॉग। इट इज ऑल्सो नोन एज बेस ऑफ प्लव, है ना? ऑल द पार्ट्स आर अटैच्ड रिजिडली ऑन द फ्रॉग। और चौथा होता है योक, इसको हिंदी में कहते हैं पच्छर। इस प्रोवाइड एडिशनल फिक्सेस टू द जॉइंट, है ना? जोड़ों को मजबूती प्रदान करता है। और पांचवा पार्ट होता है हैंडल। हैंडल क्या करता है? प्लव का बैलेंस बना के रखता है। तो देर आर 5 मेजर पार्ट्स ऑफ ए कंट्री प्लव विच आर शेप, फ्रॉग, योक, हैंडल एंड बीम। ठीक है? अब ऐसा माना जाता है कि जो कंट्री प्लव है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर था पहले इंडिया में। इसी को हम कहते हैं इंडिजिनस प्लव। इसी को हम कहते हैं वुडन प्लव। और इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के कंट्री प्लव का यूज किया जाता है ना? अब इकाई का बनता है मेड ऑफ वुड। इसका शेप कैसा होता है? एल शेप। पर इसकी जो फरो बनती है ना वो वी शेप बनती है। कोई आपसे पूछे कंट्री प्लव क्या कर सकता है? प्लविंग कर सकता है ना? क्लोड ब्रेकिंग में इसका यूज करते हैं, आड़ा गिरा देते हैं इसको, है ना? क्लोड ब्रेकिंग। वीडिंग में इसका यूज करते हैं, जैसे धान में बुशनिंग करते हैं ना। इसके अलावा क्यारियां बनाने में भी इसका यूज करते हैं, फील्ड प्रिपरेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपर्पज प्लव, है ना? कंट्री प्लव को क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज प्लव। बहुउद्देशीय। ये केवल एक काम नहीं कर सकता, उसको कहते हैं इट कैन नॉट टर्न्स
द सॉइल। क्या नहीं कर सकता है ये? सॉइल को टर्न नहीं कर सकता, मिट्टी को पलट नहीं सकता। और रेडी रेडी की बुक में लिखा हुआ है कि फार्मर ट्रेवल अराउंड 40 किलोमीटर टू प्लो 1 hectare land with country plow। एक हेक्टेयर की जुताई में एक किसान को हल के पीछे लगभग 40 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब जाके वो 1 हेक्टेयर की जुताई कर पाता है कंट्री प्लाउ से। अब जनरली इसका वेट होता है 16 से 18 किलो और इसका ड्राफ्ट होता है 80 kg, है ना, ड्राफ्ट पढ़ेंगे अपन। और इसका साइज होता है, हाँ, 10 बाय 10 सेंटीमीटर, है ना। द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए प्लो, एक हल को खींचने में लगने वाली ताकत क्या कहलाती है? ड्राफ्ट कहलाती है ना। ये किसकी डेफिनेशन है? ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट को हमेशा कैसे नापते हैं? डायनामोमीटर से, है ना। और ड्राफ्ट की यूनिट क्या है? यूनिट है हमारी किलोग्राम। अब ड्राफ्ट का एक फार्मूला भी होता है ना। ड्राफ्ट का फार्मूला क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फरो इनटू सोइल रेजिस्टेंस। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फरो काय में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और सॉइल रेजिस्टेंस काय में आता है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ड्राफ्ट काय में आ जाएगा अपना किलोग्राम, है ना। अब कोई अपने को कहे कि एक कंट्री प्लाउ है ना। अब कंट्री प्लाउ जो है वो वी शेप की फरो बनाता है, तो इसमें ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2 और ड्राफ्ट, है ना। 1/2 ड्राफ्ट कर देंगे तो भी ये आएगा। तो कंट्री प्लाउ के फॉर्मूले में इसमें अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। बाकी किसी भी फॉर्मूले में अपने को ये 2 नहीं लिखना है, क्योंकि मोल्डबोर्ड प्लाउ जो है एल शेप की फरो बनाता है। दूसरी बात, कंट्री प्लाउ के कितने पार्ट होते हैं? तो 5 पार्ट होते हैं, है ना। पहला पार्ट कौन सा है? शेयर। शेयर जो होता है वो 1.5 से 3 फीट लंबा हो सकता है। कितना लंबा? हाँ, मोस्टली ये बनता है कास्ट आयरन से। और इट पेयर्स इनटू सॉइल एंड कट द फरो स्लाइस। कोड काटने का काम कौन करता है? कोड किसको कहते हैं? हल के द्वारा बनाई गई नाली कोड कहलाती है, फरो कहलाती है ना। तो फरो स्लाइस को कौन काटेगा? शेयर। मृदा में कौन प्रवेश करेगा? शेयर। दूसरा पार्ट हमारा होता है फ्रो, है ना। इट इज ट्रायंगुलर। कंट्री प्लो में कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है ना। दूसरा एक काय का बनता है? लकड़ी का। और इट इज ऑल्सो नोन एज बेस ऑफ प्लो। बेस ऑफ प्लो किसको कहते हैं? फ्रो। ये अपने को याद रखना। तीसरा पार्ट है हमारा बीम। बीम भी काय का बनता है? लकड़ी का। और ये 2 से 3 मीटर, और ज्यादा लंबा चाहिए तो वो भी हो जाता है ना। चौथा पार्ट कौन सा हमारा? हैंडल। हैंडल क्या करता है? हाँ, रिटेन अ प्लो इनटू बैलेंस। और पांचवा पार्ट कौन सा हमारा? यो, है ना। स्मॉल वुडन पीसेस, स्मॉल वुडन पीसेस प्रोवाइड एडिशनल fixed to the joints,
है ना। पुराने जमाने में क्या कीलें नहीं होती थी, हाँ, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े खाली जगह में फंसा देते थे। अभी भी अगर गांव में भी ऐसा होता, कभी कभी खटिया डांस करने लग जाती है तो उसमें भी लकड़ी के छोटे छोटे हत्थों में, जैसे गेंती फावड़े के हत्थे, कुल्हाड़ी के हत्थे ढीले पड़ जाते तो वहां भी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े फंसा देते, उसी को क्या कहते हैं अपन, योक कहते हैं। अब ये तो होगी कंट्री फ्लो की बात, फिर हम बात करते हैं दूसरा फ्लो, एमबी फ्लो, मोल्ड बोर्ड फ्लो। हाँ, 0.33 हेक्टेयर पर डे, मैं लिख देता हूँ, वर्किंग कैपेसिटी, है ना, 1/3 हेक्टेयर पर डे। फिर आता मोल्ड बोर्ड फ्लो, है ना। पहले जो है वो बुलक ड्राम मोल्ड बोर्ड फ्लो चलते थे, मतलब काय चलते थे, वो बैलों से। देखो एक डायग्राम है अपने पास, मैं दिखा देता हूँ। ये तो जेथरो टूल है अपने, फादर ऑफ वीट साइंस एंड फादर ऑफ टिलेज, फाइन लैंग्वेजेस विल नॉट फिल्स फार्मर्स पान। ये टिल्थ, ये देसी हल, और ये मोल्ड बोर्ड, है ना। ये बैलों से चलने वाला मोल्ड बोर्ड है जो पुराने जमाने में यूज होता था। आजकल तो ट्रैक्टर ड्रॉन आते हैं, है ना। इतने तरह के देसी हल होते हैं अलग अलग, आगरा, अमृतसर, बेंगलोर, बेल्लारी, बोलांगीर, चाचर, कटक, देहरादून, गुलबर्गा, हासन, जालंधर, करना, ये ट्रैक्टर वाला मोल्ड। ये चीजल लोग, ये भी वही है, सब सॉइल और चीजल, और ये है डिस्क ब्लो। ये तो देखा हमने तुमने, ये रिवर्सिबल है, ये स्प्रिंग हैरो, ये डिस्क हैरो, ये स्पाइक टूथ हैरो, ये कल्टीवेटर, रोटावेटर, ये भी रोटावेटर, ये भी रोटावेटर, ये हैप्पी सीडर, देखा पहले, ये डिस्क सीडर, ये सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ये रीपर, ये हैंड ऑपरेटेड वाला, ये पावर टिलर, ये ट्रैक्टर, जनरेटर, इंजन, मोटर, थ्रेशर, है ना, फावड़ा, फील्ड रेक, नैपसेक स्प्रेयर, सिकल, ये ब्रश कटर, कल भी दिखाया था मैंने फोटो, ये बर्न फॉर्मर, है ना, ये माउंटेड प्लो, ये रिवर्सिबल प्लो, ये केज व्हील पडलिंग के काम में आते हैं, है ना। ये चाफ कटर, चारा काटने की मशीन, है ना। ये हार्वेस्टर, कंबाइनर, ये कोनो वीडर है, पेडी में यूज होता है, धान में। ये भी थ्रेशर, ये ग्राउंडनट शेलर, है ना, छिलका निकालने की मशीन। ये ग्राउंडनट डिगर, मूंगफली उखाड़ने की मशीन। ये जीरो टिल फर्टी सीड कम ड्रिल, ये है बेलर, घास के गट्टर बनाने वाली मशीन, है ना। ये तो ऐसे ही प्लो है बड़ा सा। ये मोवर है, ये ऑलपेड थ्रेशर, ये पेडी ट्रांसप्लांटर, ये प्लैंक पटिया जिसको अपन कहते हैं, ये पोटैटो डिगर, और ये फ्लेम थ्रोवर, ये स्टार वीडर मूंगफली में यूज होता है। ये रिज मेकर, ये भी थ्रेशर है। ये हो, व्हील हो, ये स्टार वीडर, ये विनोवर, और बस खत्म, इतना ही है। चलो, मोल्ड बोर्ड फ्लो की बात करते हैं तो एक छोटा सा जनरल लीनियर डायग्राम अपन बना लेते हैं मोल्ड बोर्ड फ्लो का, है ना। अब मोल्ड बोर्ड फ्लो में भी एक फ्रॉग होता है जो बेस का काम करता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, शेयर। ये वाला पार्ट कहलाता है लैंडस्लाइड, है ना, या लैंड साइड कहते हैं इसको। और एक होता है मोल्ड बोर्ड, ठीक है।
तो ये तो हो गया मोल्ड बोर्ड के जो मेन पार्ट्स हैं, ये बॉडी स्ट्रक्चर है वो। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें अटैच भी करते हैं बाहर से, जैसे अपन बात करें तो ये मोल्ड बोर्ड प्लो की बीम, और इसके ऊपर बहुत सारे पार्ट जो है वो एसेसरी के रूप में लगाए जाते हैं। जैसे एक लगाया जाता है कोल्टर, है ना, जब सॉइल ज्यादा हार्ड होती है, या तो अपन सीधे ब्लेड टाइप का कोल्टर लगा सकते हैं, या तो एक पहिए के रूप में भी कोल्टर आता है, जैसा अपन ने उसमें देखा। एक होता है व्हील, ये क्या काम करता है, प्लो के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, एक जगह से हल को दूसरी जगह ले जाने में काम में आता है। और तीसरा होता है क्लेविस, है ना, जो हल को बैलों से जोड़ने का काम करता है। तो पूछ लेता है विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन पार्ट ऑफ मोल्ड बोर्ड प्लो। चार पार्ट मेन है, पहला कौन सा है, शेयर, दूसरा कौन सा है, फ्रॉग, तीसरा कौन सा है, लैंड साइड, और चौथा कौन सा है, मोल्ड बोर्ड। वैसे ही अगर बात करें हेल्पिंग पार्ट या एसेसरी की, तो पहला कौन सा है, कोल्टर, दूसरा है व्हील, और तीसरा है क्लेविस। बनाना है क्या डायग्राम, है नहीं वहां पे कुछ, है ना। तो इस तरह से अपना मोल्ड बोर्ड प्लो का डायग्राम। अभी बुलक ड्राम प्लो की बात कर रहे हैं अपन, ट्रैक्टर वाला अलग होता है। अब इन सब में पहला पार्ट आता है हमारा शेयर, पार्ट्स ऑफ एमबी प्लो। तो पहली बात तो हमको ये देखना पड़ेगी कि मोल्ड बोर्ड प्लो जो है ना, वो एल शेप की फरो बनाता है। कैसी फरो बनाता है, एल शेप्ड फरो। जबकि कंट्री प्लो कैसे बनाता है, वी शेप्ड फरो। दूसरा, मोल्ड बोर्ड प्लो जो है वो सॉइल को टर्न करता है, जबकि कंट्री प्लो सॉइल को टर्न नहीं कर सकता है ना। अब पार्ट अपन एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा शेयर। अब शेयर का अगर डायग्राम बनाए हम, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। और शेयर के चार मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है पॉइंट ऑफ शेयर, दूसरा होता है एज ऑफ शेयर, तीसरा होता है विंग ऑफ शेयर, और चौथा होता है गनल। गनल किसका पार्ट है, शेयर। बस इतना ही क्वेश्चन आता है। अब मेनली अगर देखा जाए तो शेयर जो है वो 5 टाइप की आती है। कितने टाइप की, 5 टाइप की। शेयर तो अपन ने काम तो लिख लिया, एक पियर्स इनटू द सॉइल एंड कर्व द फरोस्लाइज। हर जगह शेयर का एक ही काम है। सबसे पहले होती है स्लिप शेयर, दूसरी होती है स्लिप नोज, तीसरी होती है शिन शेयर, चौथी होती है स्ट्रेट शेयर, इसको बार पॉइंट भी कहते हैं, और पांचवी होती है बार शेयर, या अपन कहें रॉड शेप। कितने टाइप की होगी, 5 टाइप की, है ना। पहली कौन सी है, स्लिप शेयर, दूसरी स्लिप नोज शेयर, तीसरी शिन शेयर, चौथी स्ट्रेट शेयर, और पांचवी रॉड शेप। अब स्लिप शेयर की क्या खासियत है कि ये एक ही लोहे के टुकड़े की बनी होती है और कास्ट आयरन की बनी होती है। अगर इसकी नोक घिस जाती है, अगर इसका पॉइंट है ना घिस जाता है, इफ द पॉइंट ऑफ स्लिप शेयर इज worn out ड्यू टू कांस्टेंट यूज, द होल शेयर शुड बी रिप्लेस्ड। पूरी की पूरी बदलना पड़ती है। और ये किस में यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है मेस्टन। कभी नाम सुना आपने मेस्टन, नहीं सुना। वेस्टर्न, शाबाश, भावा, यूपी1, यूपी2 सब में कौन सी यूज होती है, स्लिप शेयर, है ना। तो द होल शेयर इज रिप्लेस्ड if the point is worn out due to constant यूज। कंटिन्यूसली ज़्यादा यूज करने से अगर इसकी नोक गिर जाए तो पूरा बदलना।
स्लिप नोज में क्या कर दिया कि शेयर का जो आगे का पार्ट है वो अलग से डिटेचेबल बना दिया, जिससे क्या होता है कि अब सिर्फ अपन नोक ही बदलते हैं। ये यूज होती है पंजाब लोग। तीसरा होता है सिंसियर, है ना, ये हैवी जो मॉनसून प्लो होते हैं या टर्न रेस्ट प्लो होते हैं उसमें यूज होती है। स्ट्रेट विक्ट्री प्लो में यूज होती है, विक्ट्री प्लो में से पहले बहुत क्वेश्चन आते थे। और पांचवा है रोड शेप, ये कंट्री प्लो में यूज होती है। तो ये हो गए अपने शेयर के 5 टाइप, स्लिप शेयर, स्लिप नो शेयर, सिन शेयर, स्ट्रेट शेयर और रोड शेयर। कोई क्या पूछ सकता है कि रोड शेप शेयर किसमें यूज होती है? कंट्री प्लो। दूसरा भाग है हमारा मोल्ड बोर्ड। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? मोल्ड बोर्ड। ये कास्ट आयरन का बना होता है ना, और ये मोल्डेड शीट होती है, मतलब मुड़ा हुआ पतरा होता है। इसका क्या काम है? सॉइल टर्निंग। किसी भी मोल्ड बोर्ड प्लाऊ में सॉइल को टर्न करने का काम किसका है? मोल्ड बोर्ड का। अब मोल्ड बोर्ड के भी अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे एक आता है जनरल पर्पस, ये सामान्य उपयोग के लिए यूज होता है। दूसरा होता है स्टबल टाइप, तीसरा होता है सोल्ड और ब्रेकर टाइप, और चौथा होता है हाई स्पीड मोड। कितने टाइप हो गए हमारे पास? 4। पहला कौन सा है? जनरल पर्पस। दूसरा कौन सा है? स्टबल टाइप। तीसरा कौन सा है? सोल्ड और ब्रेकर टाइप। और चौथा कौन सा? हाई स्पीड। ऑनलाइन वालों ये पूरी फाइल अपलोड हो जाएगी आपके, है ना, उसमें से लिख देना, है ना। अभी अपने पास इंजीनियरिंग में वैसे ही इतना वेटेज नहीं, अपन बहुत सारा पढ़े ही जा रहे हैं बस। वो भी इसलिए कि कभी आ जाए तो एक आध क्वेश्चन का एडवांटेज उन सब्जेक्ट्स में मिलता है जो कोई नहीं पढ़ता है और अपन ही पढ़ते हैं बस, है ना। हमेशा ध्यान रखना कि एक दो क्वेश्चन ज्यादा सही किसके होंगे? जो ज्यादा पढ़े। अब जनरल पर्पस जो है ना, वो तो जनरली यूज होता है, कॉमनली यूज होता है या जनरली यूज, है ना। दूसरा होता है स्ट्रबल टाइप। स्ट्रबल का मतलब होता है फसलों के अवशेष, फसलों के, ये सब उसमें क्लास नोट्स में अवेलेबल रहता है ना। क्लास के नोट्स भी अपलोड होते हैं उसमें, ध्यान से देखना एक बार पीडीएफ में, वो ये सब उसी में जाएगा। स्टबल का मतलब होता है जो खांपे बोलते हैं ना अपन जिनको, जो मक्का ज्वार काटने के बाद जो ठूंठ बच जाते हैं खेत में, उनको कहते हैं स्टबल। तो मक्का ज्वार बाजरे के खेत में कटाई के बाद कौन से मोल्ड बोर्ड का यूज करेंगे अपन, है ना। तो कौन से खेत में करते हैं? मेज, सोरगम और पर्ल मिलेट, ठीक है। फिर सोर्ड और ब्रेकर टाइप, इसका यूज होता है ग्रास लैंड में, जहां घास वाली भूमियां होती है ना, वहां पर किसका यूज होता है? सोर्ड और ब्रेकर टाइप के मोल्ड। और हाई स्पीड जो है वो ट्रैक्टर वाले प्लो में, ट्रैक्टर ड्रॉन। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रैक्टर वाले प्लो में कौन से मोल्ड बोर्ड का यूज किया जाता है? कौन से मोल्ड बोर्ड का होगा? हाई स्पीड वाले। अब तीसरा पार्ट अपन ले लेते हैं फ्रॉग। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि मोल्ड बोर्ड प्लो का फ्रॉग जो होता है वो कौन से शेप का होता है? अनडिफाइंड, मतलब इसका शेप जो होता है वो कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसमें क्वेश्चन आया ट्रायंगुलर, स्पेरिकल, है ना, रेक्टेंगल और अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड शेप का होता है। फिर चौथा पार्ट है अपना, इसको बेस ऑफ प्लो भी कहते हैं, बस इतना ही याद रखना है। और चौथा पार्ट कौन सा हमारा? फोर्थ पार्ट है हमारा लैंड साइड, है ना। तो इट स्लाइड्स along
the furrow wall and provide stability against tilting, है ना। ये जब कोई भी नाली बनती है ना तो वो फरो वाल के साथ घसीट के चलती है लैंड साइड और इस हल को पलटने से बचाती है, क्योंकि जब पूरी मिट्टी मोल्ड बोर्ड के ऊपर आ जाती है ना, तो इधर प्रेशर डालती है और इसके कारण हल पलट भी सकता है। तो ये क्या करती है, इधर की साइड में घसीटती हुई चलती है उस कूड़ की दीवार से, जैसे कोनी टिका के चलती है, जिससे वो हल पलटता नहीं है। अब डायग्राम में भी अपन देख सकते हैं कि मोल्ड बोर्ड प्लो में कौन कौन से पार्ट है ना। तो जो बुलक ड्रॉन है उसमें तो अपने ज्यादा समझ में नहीं आएगा, पर ट्रैक्टर ड्रॉन में आ जाएगा। ये देखो, तो ये वाला पार्ट तो अपना कौन सा हो गया, शेयर। ये वाला कौन सा हो गया, फ्रॉग, है ना, छोटा सा। ये वाला कौन सा हो गया, मोल्ड बोर्ड। और लैंड साइड पीछे की साइड रहता है, वो अगले वाले में आ जाएगा, इसमें है नहीं शायद, है ना, इस साइड में। यहाँ पे पीछे की तरफ में एक रॉड लगी रहती है, उसको हम कहते हैं लैंड साइड। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। ये वही लिखा हुआ सब देखो आपके नोट्स में भी पूरा, पार्ट्स ऑफ एम्बिप्लव, शेयर, मोल्ड बोर्ड, लैंड साइड और फ्रॉग। यहाँ शॉर्टकट में निपटाया हुआ मामला है, आप चाहो तो शॉर्टकट में भी पढ़ सकते हो। फिर हॉरिजॉन्टल सक्शन, ये क्या है, मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द लैंड साइड एंड क्या लिखा हुआ है, शेयर। देखो उसमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लांट नहीं है, पॉइंट है, टचिंग द पॉइंट ऑफ द शेयर एंड इट्स गनल साइड हील ऑफ ए लैंड साइड, है ना। तो लैंड साइड और गनल के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको क्या कहते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ऐसे एक वर्टिकल सेक्शन रहता है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड मेजर्ड एट द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ द शेयर एंड लैंड साइड। तो जहां से लैंड साइड और शेयर जुड़ी रहती है, वहां से जो हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस है उसको हम कहते हैं वर्टिकल क्लियरेंस को वर्टिकल सेक्शन और हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और दोनों ऑलमोस्ट 5-5 मिलीमीटर के आसपास होते हैं। अब और बात करें डिस्क प्लो। डिस्क प्लो तो आपने देखा है ना। तो डिस्क प्लो में इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। जैसे एक पार्ट है जिसको कहते हैं कॉन्केव डिस्क, तो जो तवे लगे रहते हैं ऐसे मुड़े हुए रहते हैं अंदर की तरफ झुके हुए, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, कॉन्केव। कॉन्केव का मतलब अवतल। अवतल दर्पण पढ़ा होगा ना तुमने कभी, है ना, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। तगारी कैसी होती है, कॉनकेव होती है ना। वो शेप क्या कहलाता, कॉनकेव। डिस्क स्क्रैपर, ये क्या काम करता है कि डिस्क के ऊपर जो मिट्टी चिपकती है उसको वापस गिरा देता है, इसको कहते हैं डिस्क स्क्रैपर, है ना। फिर एक होता है फरो व्हील, इट इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द प्लाउ एंड कंट्रोल द स्लाइड ट्रस। मतलब वो हल सीधा सीधा चले, वो इधर उधर यूं यूं नहीं हो जाए, इसलिए आखिरी में दूसरी डायरेक्शन में पहिया लगा रहता है। देखा तुमने, तीन चार तो सीधे लगे रहते हैं और एक वो ऐसा लगा रहता है, वो इसीलिए लगा रहता है कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता। फिर इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डिस्क एंगल में से और टिल्ट एंगल में से। डिस्क एंगल होता है 42 to 45 डिग्री और टिल्ट एंगल होता है अपना कितना होता है, 15 से 25 डिग्री। यहाँ लिख लो वेरी मोस्ट आईएमपी, डिस्क एंगल 40 to 45 डिग्री, ये आता ही आता है क्वेश्चन हमेशा। अभी डिस्क के एंगल और टिल्ट एंगल होते क्या है, अपन देखें कि अगर एक डिस्क फ्लो है ना, तो उसमें जो तवे होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। अब इस तवे को 90 डिग्री पे होना चाहिए, पर ये 90 डिग्री पे नहीं होता है, ये थोड़ा सा झुका हुआ रहता है ऐसे, इसको कहते हैं टिल्ट एंगल। क्या कहते हैं, और वो जो तगारी वो सीधी नहीं रहती है, वो ऐसे बाहर की तरफ खुली रहती है, इसको कहते हैं डिस्क एंगल। मतलब यूं भी खुला रहता है डिस्क एंगल और यूं भी झुका रहता है, और इसी के कारण सॉइल
टर्न हो पाती। अगर यूं सीधा सीधा लुढ़क जाएगा तो सिर्फ धारी बनेगी, एक लकीर बनेगी, रेखा, लाइन, है ना। तो डिस्क एंगल का मतलब क्या है कि वो तवा जो है वो सामने की तरफ ऐसे खुला हुआ रहता है, ऐसे। और टिल्ट एंगल मतलब ऐसे झुका हुआ रहता है। तो एक तो ऐसे और दूसरा ऐसे, है ना। तो डिस्क एंगल का मतलब सामने की तरफ खुलना और टिल्ट एंगल का मतलब नीचे की तरफ झुकना, ठीक है। डिस्क एंगल कितना होता है 40 to 45 डिग्री और टिल्ट एंगल कितना होता है 15 से 25 डिग्री। अब यहाँ पे डिस्क हैरो की बात कर रहे हैं, तो डिस्क हैरो तीन तरह का आता है। एक तो सिंगल हैरो डिस्क हैरो आता है, सिंगल एक्शन वाला। ये डबल एक्शन वाला आता है जिसमें एक इस डायरेक्शन में रहेगा वी शेप में, एक उल्टे वी शेप में, ए शेप में। और तीसरा होता है ऑफसेट टाइप का, है ना, इसको कहते हैं ऑफसेट टाइप। ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन पूछ सकता है वो। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना। जैसे हम बात करें कि डिस्क हैरो में कौन कौन से पार्ट है। एक तो डिस्क है, इसका काम क्या है, सॉइल को कट करना और थोड़ा थोड़ा पलटना। दूसरा होता है गैंग, सारे के सारे डिस्क जिस सीधे शेफ्ट में जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैंग है। फिर एक होता है गैंग बोल्ट, है ना। तो उस गैंग के ऊपर ऐसा चौकोर या त्रिभुजाकार बोल्ट टाइप का एक लगा रहता है, उसके ऊपर डिस्क लगी रहती है। तो उस बोल्ट को क्या कहते हैं अपन, गैंग बोल्ट, है ना। उस बोल्ट के ऊपर डिस्क जुड़ी हुई रहती है। फिर स्पेसर, दो डिस्क के बीच दूरी मेंटेन करने के लिए बीच में एक टुकड़ा और फंसा देते हैं, उसको कहते हैं अपन स्पेसर। वो क्या काम करता है, दोनों के बीच की स्पेस को बनाए रखता है। इसको स्पूल या स्पेसर दोनों के। और एक होता है स्क्रैपर, जो उसमें मिट्टी लगती है उसको बार बार खुरचने का काम कौन करता है, स्क्रैपर। फिर बात आती है कल्टीवेटर्स की। तो कल्टीवेटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। जैसे एक स्प्रिंग वाला होता है और एक रिजिड लाइन मतलब सीधी रेखाओं वाला होता है। अब कल्टीवेटर के भी अलग अलग पार्ट है, जैसे शॉवेल, टाइम्स, फ्रेम्स, 3 पॉइंट लिंकेज। जैसे अपन ट्रैक्टर जोड़ते हैं ना, तो अपन देखते हैं कि ट्रैक्टर तीन जगह जुड़ता है। एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा और एक टॉप लिंक यहाँ जुड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं, 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम, है ना। और स्प्रिंग्स लाइक। अब बात आती है, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं अपन, है ना। पता नहीं सर, आप ही जानो, इतने क्वेश्चन आए नहीं है, मैंने देखे थे क्वेश्चन, है ना। कोई बात नहीं, अपन इसको अभी थोड़ी देर छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल्स। अब आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना, सोइंग मेथड। चलो, सोइंग की मेथड तो तुमको वैसे ही पता होगी। एक तो होती है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरी होती है डिबलिंग, तीसरी होती है सीड ड्रिल के द्वारा प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग। ये भी वही है। स्लाइड्स खत्म हो गई अपनी। तो और भी खराब हो गई। चलो मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। मेथड ऑफ सोइंग, बुआई की विधियां, है ना। सबसे पुरानी विधि कौन सी है, ब्रॉड कास्टिंग, है ना, एंशियंट मेथड। इसमें क्या करते हैं अपन, सीधे सीधे बीजों को खेत में फेंक देते हैं। इसमें कोई रो टू प्लांट डिस्टेंस का अंदाजा नहीं होता है। कहीं ज्यादा बीज गिरते हैं, कहीं कम बीज गिरते हैं, और उनकी डेप्थ भी अलग अलग हो सकती है। कोई गड्ढे में गिर गया, सिंचाई करी, ऊपर से मिट्टी चढ़ गई, कोई खुला का खुला ही रह गया। इट इज ए नॉन साइंटिफिक मेथड, है ना। और इसमें वीड कंट्रोल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। कौन सी मेथड में, ब्रॉडकास्टिंग, है ना। और ये सबसे सस्ती मेथड, इट इज द चीपेस्ट मेथड। ज्यादातर फूड ग्रेन्स में या हम कहें कि सीरियल क्रॉप में इसका यूज होता है, अनाज वाली फसलों में। फिर दूसरी मेथड होती है हमारी प्लव के पीछे, है ना। जैसे कंट्री प्लव के पीछे सोइंग की दो मेथड है हमारी, कभी पढ़ी आपने, ओरा मेथड एंड केरा मेथड, है ना। ओरा मेथड एंड खेरा मेथड। इस पोरा मेथड को तो अपन हिंदी में नाई कहते हैं,
है ना। देसी हल के पीछे वो फनल लगा के वो चोंगा लगा देते हैं ना, बांस का बना हुआ, और बीज उसमें डालते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पोरा मेथड। केरा मेथड में क्या करते हैं कि एक आदमी हल चला के आगे निकल जाता है, दूसरा आदमी उस नाली में हाथ से बीज गिरा देता है। इसको हम क्या कहते हैं, केरा मेथड, है ना। तो seed is placed into funnel by hands, कौन से मेथड में, कोरा मेथड में। एंड सीड्स आर placed in furrow by hands, मतलब हाथ से बीज अगर हम सीधे हल की नाली में डालेंगे तो उसको क्या कहेंगे, केरा मेथड, और अगर उस फनल में डालेंगे तो उसको क्या कहेंगे अपन, कोरा मेथड। तीसरी मेथड डिबलिंग। डिबलिंग में क्या करते हैं हम लोग, है ना, seeds are placed into individual सब। हाँ, कहाँ तक पहुँच गया था, डिबलिंग मेथड, है ना। अब एक होती है ड्रिलिंग मेथड, जिसमें अपन सीड ड्रिल से सीड डालते हैं ना, सीड ड्रिल भी लिखते हैं इसको, और शॉर्टकट में इसको ड्रिलिंग भी लिखते हैं। कभी कभी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्रिलिंग क्या होता है। इट इज द चीपेस्ट मेथड। सबसे सस्ती विधि कौन सी है अपनी, सीड ड्रिल वाली। दूसरी बात कि सीड ड्रिल जो होता है ना, वो छोटे सीड के लिए यूज होता है, यूजफुल फॉर द स्मॉल सीड्स। जबकि बड़े जो बोल्ड सीड होते हैं ना, उनके लिए प्लांटर का यूज किया जाता है ना, बोल्ड सीड और वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे पोटैटो प्लांटर और शुगर केन प्लांटर। एक ट्रांसप्लांटिंग मेथड होती है, उसमें पहले से प्रिपेयर्ड सीडलिंग्स को, मतलब नर्सरी में पहले पौधे तैयार करते हैं। और जितने से
हाँ हाँ, डिबलर दो तरह के डिबलर आते हैं। एक तो सिंगल वाला डिबलर आता है अपना, है ना, जिसमें एक खूंटी रहती है, वो एक ही छेद बनाती है। तो ये कॉटन में यूज होता है, और कॉटन में भी बीटी कॉटन में, है ना, क्योंकि इसका सीड बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, इसलिए एक एक सीड ही डालते हैं, इकट्ठा डाल है। एक छेद बनाना, एक बीज डालना, एक छेद बनाना। अब फिर आता है मल्टीपल टाइम्स का, है ना, यूपी में 12th की बुक में लिखा है डिबलर एक बार में 27 छेद बनाता है। एक रोलर टाइप का डिबलर आता है, वो घूमता जाता है और छेद बनते जाते हैं। तो डिबलिंग मेथड का यूज लगभग सभी क्रॉप्स में करते हैं, वेट में भी करते हैं। हाँ, वेट में करते हैं, वेट में सीड रेट 25 to 30 kg डिबलिंग मेथड, है ना। अभी चिद्दा सिंह ही पढ़ रहा था मैं कल परसों, देख रहा था। फिर कॉटन में तो बीटी कॉटन में 1 से 1.5 किलोग्राम सीड पड़ता ही है ना। तो ये जनरली डिबलर पहले यूज होता था जब एक एक सब्जी वब्जी के बीज लगाते थे तब, और अब मल्टीपल टाइम डिबलर बना दिया जो बार बार फटाफट छेद बना देता है। इससे क्या है कि टिलेज भी कम होता है ना। तो ये अपन मिनिमम टिलेज इसको कह सकते हैं, पर सोइंग में टिलेज क्यों घुसेड़ना, है ना। तो इससे सॉइल ज़्यादा अल्टी पल्टी नहीं होती, और डेप्थ ऑफ सोइंग भी इक्वल अपन इसमें रख सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। चलो, फिर ट्रांसप्लांटर। ट्रांसप्लांटर क्या काम करता है ना, ट्रांसप्लांटिंग करता है, रोपाई करता है। और ये ज़्यादातर किस में यूज होता है, पैडी, है ना। एक बहुत अच्छा ट्रांसप्लांटर आता है पैडी पेंटर 26, क्लास करके कंपनी है उसका, वो बड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसप्लांटिंग कर देता है। एक 2 एकड़ के खेत में 11-12 मजदूर लगते हैं दिन भर में, है ना, और वो 1 घंटे में ही कर देता है काम। मतलब 20 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है, सस्ता भी पड़ेगा। तो ये क्या काम करता है, ट्रांसप्लांटिंग का काम। चलो, हाँ, कौन सी प्लांटिंग, चेन रो प्लांटिंग, है। चेन रो प्लांटिंग में क्या करते हैं कि वो जो एक पॉलीथीन होती है जिसके अंदर सीड डालते हैं, वो कुछ इस तरह से आपस में लगी हुई है ना। तो उससे ऐसे जब उसको खींचते हैं सीधा करते हैं तो एक एक सीड अलग अलग हो जाता है ना। अब प्लांटर के कुछ एक क्वेश्चन जो है वो बीएचयू में पहले पूछे हुए, वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। प्लांटर में पूछा हुआ कि विच टाइप ऑफ मीटरिंग डिवाइस इज मोर प्रिसाइज, उसका नाम है इंक्लाइंड प्लेट टाइप मीटरिंग डिवाइस इज मोस्ट प्रिसाइज, है ना। मीटरिंग डिवाइस किसको कहते हैं, जो सीड को नापती है, एक एक सीड गिराने वाली जो डिवाइस है उसको कहते हैं मीटरिंग डिवाइस। अलग अलग टाइप आती है, फ्लूटेड कर्व टाइप, इंक्लाइन प्लेट टाइप, है ना, और भी बहुत सारे टाइप की आती है, ग्रेवल ग्रू टाइप। तो सबसे बेहतर कौन सी है, इंक्लाइन प्लेट टाइप की डिवाइस जो है वो प्लांटर में सबसे ज्यादा इफेक्टिवली एक एक बीज गिराती है। अपना टाइम हो गया यार, टाइम इतनी जल्दी कैसे हो जाता है मेरे पास तक नहीं समझ। हाँ, बीज तो पहले ही चलेगा, अरे मैं उस काम में लग रहा हूँ ना यार, देखो तुम बार बार। चलो, अब आगे अपन कल पढ़ेंगे। अब बचा क्या, कौन कौन सा चैप्टर बच गया अपना, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का बचा हुआ है ना। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेश, और एक पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, और ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में से कुछ नहीं है, बस टाइप, मटेरियल और उनके फायदे नुकसान, इतना ही पढ़ना आपको। रिन्यूएबल एनर्जी में भी खाली कौन सी रिन्यूएबल है, कौन सी नॉन रिन्यूएबल है, और किससे कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो पा रही है ना। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने को इसमें कितना सिर्फ ड्राइंग डिहाइड्रेशन में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई मतलब नहीं है। और क्या बच रहा, बस इतना ही है अपना टॉपिक।
ठीक है, ज़्यादा मशीनरी नहीं है। हाँ, ये तो मेरे हिसाब से तो 60 से भी ज़्यादा पेज है उस नोट्स में तो। फिर से ट्रैक्टर है? अच्छा, वो ज़्यादा डिटेल में है दूसरा वाला, वो 2 नोट्स कंबाइन किए हुए हैं, है ना? एक जिनको सिलेक्शन चाहिए उनके लिए और एक जिनको फर्स्ट रैंक चाहिए उनके लिए, ठीक है? दो दो तरह के नोट्स को कंबाइन किया हुआ है उसमें। आगे आगे वो है जो किसी के कॉपी के नोट्स, और पीछे पीछे वो है जो किसी के प्रिंटेड नोट्स, और दोनों को इकट्ठा कर दिया ताकि जिसको जितना पढ़ना हो उतना पढ़ ले। जिसको इम्पोर्टेंट पढ़ना आगे आगे पढ़ के ख़त्म कर लो, जिसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना वो फिर पीछे वाले भी पढ़ लो। हाँ, इस मंथ नहीं, इस वीक में ही ख़त्म करना आपने, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। ज़्यादा इंजीनियरिंग पढ़ने से एग्रोनॉमी सॉइल साइंस पे ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? हाँ, 3 सेमेस्टर में इतना पढ़ा जितना मैंने पढ़ा है? नहीं नहीं, अरे वो जो बुक्स में लिखे हैं ना वो सब डाटा आउटडेट। अभी जो इक्विपमेंट आ रहा है उनमें अलग अलग साइज है, वहाँ हर जगह साइज दे रखी है कि ये मोल्ड बोर्ड प्लग का साइज इतना होगा। अब 50 तरह प्लग, आजकल फार्मर खुद ही मॉडिफिकेशन कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी में। उसको मालूम है अपना ट्रैक्टर छोटा हो, छोटा कल्टीवेटर बनवा लेता है कि ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए भैया, पैसे नहीं हमारे पास, है ना? तो इससे क्या हो रहा है कि जो प्रैक्टिकल है वो पूरा ही चेंज हो गया है, थ्योरेटिकल अलग ही रह गया। अब उसको रिड्यूस करना, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाना है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और तुम्हारे पास पेपर है ही, मैंने कहा देखना उसमें क्या क्वेश्चन पूछे हैं। अभी तो मिलेंगे नहीं ढूंढने से, है ना? है पेपर है, हाँ उसमें देखना है एक बार कितने क्वेश्चन मिले अभी तक इंजीनियरिंग के, ढूंढे क्या? 2 क्वेश्चन आए थे, है ना? और न्यूमेरिकल तो नहीं थे? न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए ना, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मामला है। चलो आगे कल पढ़ेंगे।